हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस में सामान्य ज्ञान से जो 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसमें एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसमें केवीएस एनवीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे ले लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो हम इसके लिए एनसीईआरटी जो सामान्य ज्ञान के लिए हम सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें हम इतिहास, भूगोल और जो अर्थशास्त्र है और जो पॉलिटी है उससे जो भी प्रश्न बनने की संभावना होगी हम उन सभी प्रश्नों को अपनी कक्षा में शामिल करेंगे। दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान का एरिया है, इसका क्षेत्र है, ये काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हम अपने क्लास में जो एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने क्लास में एनसीईआरटी को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। आज की जो मेरी कक्षा है वो कक्षा 6 भूगोल की है। अभी जो एनसीईआरटी की नई जो पुस्तक आई है उसमें इतिहास, भूगोल और जो पॉलिटी है उन सब को एक में कर दिया गया है। तो हम क्लास लंबी न हो इसके लिए हमने उसमें भूगोल और इतिहास और जो पॉलिटी है उनको हम अलग अलग करके और सारे प्रश्नों को अरेंज करेंगे। तो आज हम भूगोल से संबंधित प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद जो इतिहास है, जो पॉलिटी है, उन सारे प्रश्नों को हम बारी बारी अगले क्लास में लेंगे। इसी तरह हम कक्षा 6, 7, 8 सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। आइए शुरू करते हैं। ये है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पंक्ति हमें मिली है एनसीईआरटी की पुस्तक में ही। पंक्ति हमारा है कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का कभी आनंद कभी गवा न सकूं। तो कभी कभी पंक्तियाँ भी सामान्य ज्ञान से संबंधित है और एनसीईआरटी की बुक में ये संकलित है, तो इसे भी हम जरूर कंसिडर करेंगे। तो इसका उत्तर क्या, ये जो पंक्ति है ये कही गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दूसरी पंक्ति भी यहाँ पे श्री अरविंद के द्वारा कही गई है, लेकिन ये पंक्ति काफ़ी बड़ी है, चाहे तो हम इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर की पंक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसे हमें जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी पंक्ति है विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म को की सुनिश्चित नींव इस पर स्थापित करेगा। तो ये श्री अरविंद यानी श्री अरविंदो जी द्वारा ये कही गई पंक्ति है, और जो पहली पंक्ति है ये रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, आगे है यहाँ पर हम कुछ प्रश्न कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, जैसे भूविज्ञानी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप है उसका जो अध्ययन करता है उसे हम भूविज्ञानी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले को हम जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। मानव विज्ञानी मानव समाज एवं संस्कृति का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। यानी जो मानव विज्ञानी है वो मानव समाज को, संस्कृति को अतीत से लेकर वर्तमान में यानी मानव संबंधित जो अध्ययन है उसे मानव विज्ञानी कहते हैं। और जो पुरातत्व विज्ञानी है यानी पुरातत्व से संबंधित जो भी प्राप्त होते हैं उसका अध्ययन करने वाले को हम पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, यानी कुछ चीज़ें चैप्टर में नहीं होती लेकिन फिर भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर है हमारा कि आदर्श वाक्य, यहाँ पर कुछ आदर्श वाक्य से बात की गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि भारत का जो आदर्श वाक्य है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार का आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। और ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मुंडकोपनिषद में मिलता है। ये हमें मुंडकोपनिषद में मिलता है। आगे एक और हमें आदर्श वाक्य मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो हमें ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो आदर्श वाक्य है इसे भी ध्यान में रखना है। तो आदर्श वाक्य इसका यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये किसका आदर्श वाक्य है? ये सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। ये हमारा परिचय है।
जिसमें भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित है। फिर अतीत यानी कि जो इतिहास है, हमारी सांस्कृतिक और विरासत ज्ञान परंपराएं हैं, शासन और लोकतंत्र है, हमारे आसपास का जो आर्थिक जीवन है। यानी कि जो पहले पाठ्य पुस्तक होती थी एनसीईआरटी की, सब सेपरेट यानी कि इतिहास की, भूगोल की अलग अलग होती थी, लेकिन अब इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। लेकिन हम इसको, ये जो हम लिए हैं विषय क, ये जो हम शुरुआत करेंगे, ये विषय क यानी कि भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी यानी भूगोल। ये जो हम ये जो आज की हमारी कक्षा है, ये भूगोल से संबंधित है। और आगे जो हमारी कक्षा होगी वो हम अलग अलग यानी कि जो अगला इसका खंड है ख, अतीत के चित्रपट, इसका हम सेपरेट क्लास में पूरा करेंगे इसको हम। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्लास को हम। यहाँ पर मेरा शुरू होता है भूगोल का जो चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले ये क्या है, अध्याय 1, और यहाँ पर पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह गोलाकार है। तो पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो पृथ्वी गोलाकार है। कभी प्रश्न पूछता है कि किस भारतीय खगोलविद ने कहा है कि पृथ्वी गोलाकार है, तो वो है आर्यभट्ट। इसलिए हमें इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया कथन है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में जो भी लाइन महत्वपूर्ण है, उन सभी को हमको याद रखना है कि जो केवीएस और एनवीएस की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से कहीं से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए हम हर पहलू को ध्यान में रखेंगे। आगे है प्रश्न हमारा, यहाँ से शुरू होता है, मानचित्र के बारे में दिए गए सही कथन की पहचान कीजिए। यानी मानचित्र से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट भी इसका लगाया है कि हमने ये प्रश्न कहाँ से लिया है। तो क्या है, सबसे पहले कि यह किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण और रेखांकन होता है। यानी मानचित्र क्या है, यह किसी भी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या फिर रेखांकन होता है। जो मानचित्र है वो लघु या विशाल क्षेत्र के लिए भी हो सकता है। यानी मानचित्र छोटे स्थान और बड़े स्थान दोनों के लिए बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है उपर्युक्त दोनों। तो हमने लगा है यहाँ पर कि जो मानचित्र है वो प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है, और यह लघु क्षेत्र यानी गांव या कस्बा एक वृहद क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। आगे प्रश्न है, मानचित्रों की पुस्तक या फिर मानचित्रों का जो संग्रह होता है उसे डैश कहा जाता है। यानी मानचित्र, ऐसे पुस्तक जिसमें मानचित्रों का संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटलस, मानचित्रावली और चित्र संग्रह और मैप बुक। तो मानचित्रों की जो पुस्तक होती है उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस को हिंदी में मानचित्रावली कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा। यानी कि जो एटलस है वो इंग्लिश का वर्ड है और जो मानचित्रावली है वो हिंदी का शब्द है। तो जो पुस्तक है मानचित्रों का संग्रह जो पुस्तक है उसे हम एटलस या फिर मानचित्रावली कहते हैं। तो ये उत्तर ही हमारे यहाँ पे दोनों हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, ऐसे मानचित्र जो किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। यानी इस प्रकार के मानचित्र जो किसी विशिष्ट प्रकार के सूचना प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मानचित्र है वो एनसीईआरटी में बताई गई है कि जो मानचित्र है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो मानचित्रों के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमैटिक मानचित्र है। जो भौतिक मानचित्र है वो भौतिक स्वरूपों से संबंधित है, जैसे पर्वत, महासागर, नदियों से। राजनैतिक मानचित्र में जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है, उनसे संबंधित होती है। और यहाँ पर है थीमैटिक मानचित्र, विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। यानी ऐसे मानचित्र जो विशिष्ट प्रकार की सूचना, यहाँ पर प्रश्न में है कि जो विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं उन्हें हम थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। विशिष्ट प्रकार की सूचना से तात्पर्य हमारा कि ये जो मानचित्र होता है किसी विशेष चीज यानी किसी विशेष क्षेत्र या फिर किसी विशेष चीज से संबंधित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक अलग ही यानी एक विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं, और इन्हें हम थीमैटिक मानचित्र में शामिल करेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक हैं। यानी मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के घटकों में जो शामिल किया जाता है, विकल्प है हमारा दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। तो किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। तो मानचित्र के घटक की संख्या अगर पूछे तो यहाँ पर 3 होंगे, और उन तीनों में से कौन कौन है, दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह। यानी कि जो मानचित्र के 3 घटक है वो दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, मानचित्र पर चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी जो मानचित्र पर 2 बिंदु हैं, मानचित्र पर जैसे मानचित्र यहाँ 2 बिंदु हैं यानी 2 स्थान है,
इन दो स्थानों के जो बीच की दूरी है वो डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूरी, दिशा, स्केल और प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि किसी दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। यानी कि मानचित्र में जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो वो निर्धारित होती है स्केल के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ग्लोब पर स्थित सबसे बड़ा वृत्त डैश नाम से जाना जाता है। यानी ग्लोब, हम लोगों ने ग्लोब पढ़ा है, ये हमारा ग्लोब हुआ। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा वृत्त, वृत्त यानी कि जो यहाँ पर वृत्त बनता है क्या, ये वृत्त हमारा होता है पूर्व से पश्चिम। जो वृत्त होते हैं यहाँ पर ये पूर्व से पश्चिम बने होते हैं। वृत्त क्या होते हैं हमारे, पूर्व से पश्चिम बने होते हैं। तो इसमें क्या है, और सबसे बड़ा जो वृत्त है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात की जो बीच है यानी 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। जो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी जो ये क्या है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा जाती है, इसे हम अक्षांश या समानांतर रेखा भी कहते हैं। इसे हम अक्षांश या समानांतर रेखा, या फिर इसे हम लैटिट्यूड, इंग्लिश में इसे हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा जो वृत्त होता है वो विषुवत वृत्त होता है। तो उत्तर हमारा बताना था कि जो सबसे बड़ा वृत्त है वो उसे क्या कहते हैं, तो जो सबसे बड़ा वृत्त है उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं और इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। इसे हम अक्षांश या समानांतर रेखा भी कहते हैं। तो सारी रेखाओं को हम अक्षांश या समानांतर रेखा कहते हैं और जो सारी रेखाएं हैं ये वृत्त हैं। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा वृत्त बताना था, तो जो सबसे बड़ा जो वृत्त है वो है हमारा विषुवत वृत्त। आगे प्रश्न है हमारा, विषुवत वृत्त अक्षांश कितने अंश से होकर गुजरती है। यानी जो विषुवत वृत्त यानी अक्षांश होती है वो कितने डिग्री की होती है, क्योंकि जो हम अक्षांशों का मापन करते हैं, मेजरमेंट इसका जो होता है वो अंश या डिग्री में, यानी अक्षांशों को हम अंश या डिग्री में व्यक्त करते हैं। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश होता है। यानी जो ये अक्षांश है ये 0 डिग्री या फिर इसे हम 0 अक्षांश भी कहते हैं। तो जो विषुवत वृत्त है इसका जो अक्षांश होता है 0 डिग्री या 0 अक्षांश होता है। ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा, भूमध्य रेखा के चारों ओर की जलवायु सामान्यतः पाई जाती है। यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो जलवायु पाई जाती है वो सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु होती है। तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा के चारों ओर की जो जलवायु होती है वो गर्म यानी कि उष्ण होती है। तो उत्तर हमारा यहाँ विकल्प 1 हो जाएगा। शीतोष्ण है, शीत है, आर्द्र है। जो शीत होता है वो हमारे पोल्स पर यानी ध्रुवों पर होता है, और जब भूमध्य रेखा से हम जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो जलवायु है तब हमारा वहाँ वो शीतोष्ण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाने वाले वृत्त अर्धवृत्त रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर है हमारा, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाने वाली अर्धवृत्त रेखाएं, यानी एक ध्रुव, ध्रुव कौन सा हमारा, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो जाने वाली अर्धवृत्त रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि रेखाओं को हम देशांतरी यामोत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसे हम देशांतरी यामोत्तर यानी जो उत्तर से दक्षिण, ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतरी यामोत्तर या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर देशांतरी यामोत्तर हो जाएगा और इसे ही हम अंग्रेजी में मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अर्धवृत्त होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अक्षांश है वो पूरा पूरा वृत्त होता है, लेकिन ये जो देशांतर है जो देशांतर है ये अर्धवृत्त होते हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा देशांतरी यामोत्तर हो जाएगा। ग्रीनिच यामोत्तर को डैश देशांतर के रूप में अंकित किया गया है। यानी जो ग्रीनिच यामोत्तर है यानी कि जो अर्धवृत्त है यानी जो देशांतर होते हैं सबकी लंबाई एक समान होती है। ठीक है दोस्तों, सबकी लंबाई एक समान होती है। तो यह कैसे हम निर्धारण करेंगे कि कौन सी जो लाइन है वो मेन यानी मुख्य लाइन है, उसी से हमारा निर्धारण किया जाएगा। तो जो मुख्य लाइन होता है उसे हम ग्रीनिच यामोत्तर कहते हैं या फिर उसे हम प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो ग्रीनिच यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर है, इसको कितने डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया गया है? तो यहाँ पर लिखा है, अब हमें मिलेगा देखने वो कि 1984 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर, तो हमें ये भी यहाँ मिला कि ये क्या है, लंदन के ग्रीनिच, लंदन का जो ग्रीनिच क्षेत्र है यहाँ से ये होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम यही अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाएगा और इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया गया है। यानी जो प्रमुख यामोत्तर है, यानी जो प्रमुख देशांतर रेखा है, इसे हम 0 डिग्री देशांतर के रूप में इंगित करते हैं। तो इसका जो अंश है वो है 0 डिग्री। आगे है प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी रेखा एक ही 2 बार हो गया यहाँ पर, एक ही देशांतर पर स्थित होती है? यानी कौन सी रेखा एक ही देशांतर पर, यानी कौन सा अंश, यानी 180 अंश, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री, ये कौन सा अंश है या डिग्री है जो एक ही रेखा पर स्थित होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है। यानी जो 180 डिग्री पूर्व होता है और 180 डिग्री पश्चिम होता है, ये दोनों एक ही देशांतर पर स्थित होता है, इसलिए इसके साथ हम 180 डिग्री ही केवल लिखा जाता है, इसमें पूर्व या पश्चिम नहीं लिखा जाता। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, यानी ऐसी रेखा जो एक ही देशांतर पर, ऐसा डिग्री या अंश जो एक ही देशांतर पर स्थित होता है, वो है 180 डिग्री। इसके साथ हम पूर्व या पश्चिम का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी स्थान का सटीक पता लगा सकते हैं? यानी पृथ्वी पर अगर हमको कोई लोकेशन पता करना है तो किसके माध्यम से हम एकदम एग्जैक्ट, एकदम सटीक लोकेशन का पता लगा सकते हैं? अक्षांश के द्वारा, देशांतर के द्वारा, निर्देशांक के द्वारा और विषुवत रेखा के द्वारा। तो अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। यानी जो अक्षांश और देशांतर मिलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर ये मिलते हैं उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। यानी निर्देशांक के द्वारा हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पूरी तरह से एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर मिलकर जिन रेखाओं का निर्माण करते हैं उन्हें हम डैश रेखाएं कहते हैं। यानी ग्लोब पर जो अक्षांश, यानी जो ये ऐसे अक्षांश होते हैं और यहाँ पे जो ऐसे क्या होते हैं, देशांतर होते हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर जो रेखाएं बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो लिखा है यहाँ पर कि सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर ग्रिड का निर्माण करती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। यानी अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या है, ग्रिड रेखाएं, ग्रिड या फिर ग्रिड रेखाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जिसे डैश रेखा के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन काल में, यहाँ कह रहा है जो प्राचीन काल में, जैसे हम लोगों ने यामोत्तर के बारे में पढ़ा है, तो प्राचीन काल में भारत की एक खुद की यामोत्तर रेखा थी। तो प्राचीन काल में भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर रेखा थी। यानी भारत की एक प्रमुख यामोत्तर रेखा थी जिसे डैश के नाम से जाना जाता था। मध्य रेखा, भारतीय रेखा, संपर्क रेखा और हिंदू रेखा। यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी। यानी एक जो यामोत्तर थी वो भारत की स्वयं थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर मध्य रेखा हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं कि जो मध्य रेखा था ये उज्जैनी, यानी वर्तमान उज्जैन के मध्य से होकर गुजरती थी। यानी भारत का जो प्रमुख यामोत्तर मध्य रेखा था ये उज्जैन से होकर गुजरता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक बात है, और एक हमारे यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा कि 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। यानी ये भी प्रश्न में हमारा पूछ सकता है कि जो वराह मिहिर थे, खगोलविद थे, इनका जो प्रमुख केंद्र था या फिर इन्होंने किस स्थान पर रहकर अपने कार्य को किया? तो हमारा वहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उज्जैन। यानी उज्जैन में रहकर इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और यहाँ पर जो हमारा भारत का एक स्वयं का प्रमुख रेखा था और यामोत्तर रेखा था, इसका नाम है मध्य रेखा, जो उज्जैन से होकर गुजरती थी। भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश तथा देशांतरी विस्तार डैश है।
तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, आपको देखने को मिलेगा जो भारत है वो पूरी तरह से उत्तर और पूर्व में है। अगर ग्लोब पे हम देखें तो भारत उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री, 80 नहीं रहेगा यहाँ पे, लगता है ये डिग्री होगा, यानी कि 8 डिग्री नीचे यहाँ पर है 8 डिग्री 37 डिग्री उत्तर में, यानी 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर में, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व में। ये क्या है, पूर्व है और ये उत्तर है, तो यहाँ पर ये हो जाए 8 डिग्री 37 मिनट उत्तर से लेकर 68 डिग्री 97 डिग्री पूर्व में इसका देशांतरी विस्तार है। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है और ये हमारा देशांतरी विस्तार है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पश्चिम में चलने पर समय क्या होगा। अगर हम ग्रीनिच की बात करें, ग्रीनिच हम लोगों ने अभी पढ़ा है जिसका 0 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, और इधर हमारा पूर्व हो जाएगा और इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो ग्रीनिच से अगर हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय हमारा क्या होता है, बढ़ता है, समय हमारा बढ़ता है, और ग्रीनिच से अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय हमारा घटता है। ठीक है दोस्तों, समय क्या होता है, घटता है। और हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री पर समय 1 घंटा बढ़ता है। जो 15 डिग्री है वो समय 1 घंटा बढ़ता है, यानी कि एक जो 4 अंश हाँ ठीक है, 15 डिग्री पर 1 घंटा हमारा बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो 4 मिनट है, यानी कि 4 मिनट जो है वो 1 अंश के बराबर होता है, 1 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 12 बजे हैं, जो ग्रीनिच है वहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पश्चिम में, 30 डिग्री पश्चिम में, यानी 15 डिग्री का 1 घंटा हुआ, तो 30 डिग्री का 2 घंटा हुआ, और अगर हम पश्चिम में चलेंगे तो हमें 2 घंटा पीछे जाना है। तो अगर यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो अभी 2 घंटा अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमको इतना याद रखना है कि 4 मिनट 1 अंश का फर्क होता है। अब जितने भी प्रश्न में डिग्री दिए होंगे उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर पूर्व में है तो हम समय उसको प्लस करेंगे, अगर पश्चिम में अगर जा रहा है तो हम समय को क्या करेंगे, वहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तिनसुकिया भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी तिनसुकिया एक जो स्थान है वो भारत में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में, दूसरा तिनसुकिया यानी असम में बैठकर बात कर रहे थे। तो जो गुजरात है वो हमारा पूरी तरह से पश्चिम में है, और जो यहाँ पर असम है, असम का ये क्या है, पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बस बताना है कि जो तिनसुकिया है वो कहाँ पर है। तिनसुकिया हमारा असम में स्थित है। और जो पूर्व में है तो पूर्व में क्या होगा, पूर्व में जो सूर्यास्त है वो पहले होगा और पश्चिम में सूर्यास्त देर में होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे इससे संबंधित प्रश्न है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तिनसुकिया हमारा असम में स्थित है। भारतीय मानक समय GMT, भारतीय मानक जो समय है वो GMT मीन्स ग्रीनिच मीन टाइम। जो GMT होता है उसका मतलब है ग्रीनिच मीन टाइम। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं कि GMT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका नाम है इसका जो फुल फॉर्म है वो ग्रीनिच मीन टाइम है। ठीक है, तो भारतीय मानक जो समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST, जिसे हम IST भी कहते हैं, ये क्या है, GMT से डैश है। GMT से क्या है, तो जो भारतीय मानक स्थानीय समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये क्या है, ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे भारत में 5:30 बजे क्या होगा, शाम का समय होगा। आगे प्रश्न है, रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है। यानी रूस में जो मानक समय, जैसे भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, जो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो ग्रीनिच से अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 5.5 घंटा आगे है। लेकिन इसी तरह जो बड़े बड़े देश होते हैं वहाँ पे जो मानक समय होते हैं वो काफ़ी विस्तृत होते हैं। तो हमें बताना है कि रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। यानी रूस में
जो मानक समय की संख्या है वो है 11, और यहाँ पर एक 6 समय भी दिया गया है। जो 6 है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो अमेरिका है यहाँ पर अमेरिका में 6 मानक समय को अपनाया गया है, और जो रूस है वहाँ पर 11 मानक समय को अपनाया जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, मुख्य याम्योत्तर के विपरीत कौन सी रेखा होती है? मुख्य याम्योत्तर मीन्स 0 डिग्री। ये क्या है दोस्तों? 0 डिग्री। इसके ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है? तो इसके जो ठीक विपरीत होती है, तो यहाँ से 0 से फिर यहाँ पे 1 2 3 4 जाते जाते यहाँ पर जो पीछे जाते हैं तो फिर ये 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ठीक पीछे जो रेखा होती है उसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर होती है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में हमारा ये भी पूछ देता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन सी रेखा है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री, ये गलत हो गया यहाँ पे, 180 डिग्री देशांतरी रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। जो मुख्य यामोत्तर के विपरीत रेखा होती है वो 180 डिग्री कहें या फिर से हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहें, दोनों बात हमारा एक ही है। आगे प्रश्न है हमारा, यदि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए पार कर रहा है तो उसे एक दिन क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कोई व्यक्ति है वो पूर्व, लिखा है हमारा यहाँ पर, पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए पार कर रहा है, यानी पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो मान आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी पूर्व से हम यात्रा करते हुए अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हमें एक दिन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और इसी का ठीक विपरीत क्या है कि अगर हम पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की अगर तरफ हम जा रहे हैं तो हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक दिन क्या करना पड़ेगा? एक दिन घटाना पड़ेगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य का स्थानीय समय भारतीय मानक समय के समान है? यानी भारत के किस राज्य का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक, यानी कि जो स्थानीय समय है और भारतीय मानक समय है वो दोनों एक समान है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि असम में स्थानीय समय और IST मीन्स भारतीय मानक समय एक ही है। तो जो असम राज्य है इसका मानक समय और भारतीय मानक समय दोनों क्या है? एक ही है। आगे प्रश्न है हमारा, जून वर्ण के अनुसार संसार का आरंभ डैश से हुआ है। यानी जून वर्ण महोदय, यानी कि ये क्या है? एक विद्वान है या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं? हाँ, विद्वान ही कहें। इनके अनुसार संसार का आरंभ डैश से हुआ है? अफ्रीका से, महासागरों से, जंगलों से और प्रकृति से। तो यहाँ पर लिखा है कि महासागर ही सब कुछ है और यह पृथ्वी का 7/10, जो महासागर है वो पृथ्वी के 7/10 भाग पर विस्तृत है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो महासागर है वो पृथ्वी के 7/10 भाग पर विस्तृत है। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि संसार का जो आरंभ है वो महासागरों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो संसार का आरंभ है वो महासागर से हुआ है और किसके द्वारा कहा गया है? ये जूल्स वर्ण है, जून वर्ण है दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गई है, ये जूल्स वर्ण है, यानी जूल्स, जूल्स वर्ण के अनुसार का है कि जो संसार का आरंभ है वो महासागरों से महासागरों से हुआ, इन्होंने माना है। आगे प्रश्न है हमारा, भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को डैश कहा जाता है? यानी भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहते हैं? यानी जो निरंतर अगर भूमि का कोई विस्तार है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। यानी अगर भूमि का कोई बड़ा अगर भाग है तब तो उसे हम भूखंड कहते हैं। एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर आने की संभावना होती है, तो हम उसमें वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कहते हैं, इसे भूखंड कहते हैं या फिर महाद्वीप कहते हैं। तो भूमि के एक बड़े जो निरंतर विस्तार है इसे भूखंड नहीं, इसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है।
और भूमि का एक जो बड़ा भाग होता है उसे हम भूखंड कहते हैं, और भूमि का जो बड़ा निरंतर विस्तार होता है इसे हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में डैश एवं डैश दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी पृथ्वी पर जो जलवायु है इसमें डैश यानी इनकी और डैश इसकी दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले ही लाइन में देखने को मिलेगा कि पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर महासागर एवं महाद्वीप दोनों ही क्या हैं, पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा महासागर एवं महाद्वीप। ठीक है, तो महासागर और महाद्वीप दोनों ही पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे है हमारा ये आदर्श वाक्य से संग नो वरुण। आदर्श वाक्य है संग नो वरुण डैश का आदर्श वाक्य है। तो जो संग नो वरुण है ये भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कभी कभी आदर्श वाक्य भी ये सामान्य ज्ञान से हमारे संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये विशेष इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी पुस्तक में शामिल है। तो संग नो वरुण जो आदर्श वाक्य है ये भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। आदर्श वाक्य संग नो वरुण अंकित है इसके प्रतीक चिन्ह पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है संग नो वरुण। आगे है डैश को दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कौन सा महासागर को हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका को, या फिर अटलांटिक महासागर को। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, तो जो महासागर हैं हम तो जानते हैं कि महासागरों की जो संख्या है वो 5 है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर अंटार्कटिका, ये दोस्तों गलत है, अंटार्कटिका को हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विशालतम महासागर है, दूसरा विशालतम यानी कि जो पहला विशालतम महासागर है वो है प्रशांत महासागर, और जो दूसरा विशालतम महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। तीसरा जो है, तीसरे नंबर पर अगर आता है जो, वो है हिंद महासागर। ठीक है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी महासागर में जो अंटार्कटिका हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा है, और जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रश्न में पूछा है दूसरा जो विशालतम महासागर है, तो उत्तर हमारा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हिंद महासागर का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है। यानी जो हिंद महासागर है, यानी जो ये हिंद महासागर है इसका विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी महासागर। तो जो हिंद महासागर है इसके उत्तर में आता है एशिया इसके उत्तर में स्थित है। अब पश्चिम में इसके आता है अफ्रीका इसके पश्चिम में आता है, और पूर्व में है इसके ऑस्ट्रेलिया इसके पूर्व में स्थित है, और दक्षिण में इसके दक्षिणी महासागर आता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी महासागर हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, और भारत के दोनों ओर महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं। तो पश्चिम में ये अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है भारत के। यहाँ पर यह कि दक्षिणी महासागर तक है, यहाँ पर ये पीछे, यहाँ पर हमारे बुक में ये संकलित है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर दक्षिणी महासागर होगा। भारत समेत अन्य देश किस पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु काम कर रहे हैं। यानी भारत और भी कुछ ऐसे देश हैं जो कुछ चेतावनी प्रणाली हेतु कार्य कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो क्या है, सुनामी से संबंधित है। सबसे पहली बात हमारी ये कि किसकी चेतावनी की बात कर रहा है, सुनामी की बात कर रहा है, और किस महासागर से संबंधित है, तो ये हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में भारत, विशेषकर भारत समेत बहुत सारे जो ऐसे देश हैं जो हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली होगा। आगे प्रश्न है हमारा, चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को डैश कहते हैं। तो ऐसे दोस्तों जो प्रश्न यहाँ पे हैं एनसीईआरटी में शामिल, इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये एनसीईआरटी में है तो इसमें हमने सारे प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड होते हैं इसे हम द्वीप कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों? द्वीप, या फिर इसको हम आईलैंड भी कहते हैं, या फिर हम इसको आईलैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, हम लोग इसको भी जानते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, लिखा है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? यानी अंटार्कटिका में जो शोध कार्य होते हैं वो लिखा है यहाँ पे क्या कि 1981 से भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम है वो 1981 से ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो दक्षिण गंगोत्री नामक पहला स्टेशन स्थापित किया गया है वो 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक अपना पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1983। लेकिन जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो कार्यक्रम की शुरुआत तो 1981 में ही है, लेकिन जो बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई है वो 1983 है। उत्तर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। डैश को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। जो महासागर का वनस्पति जगत है वो दुनिया का आधा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो महासागर का वनस्पति जगत है, महासागर का वनस्पति जगत यहाँ हमको लिखना चाहिए, महासागर का वनस्पति जगत, वनस्पति जो जगत है इन्हें हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो महासागर भी विकल्प में हो सकता है, या फिर महासागर के संबंधी जो वनस्पति जगत है इन्हें हम पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं। महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण होता है। यानी जलवायु का जो नियंत्रण होता है और पृथ्वी पर जीवन, यानी दोनों के लिए है जो महासागर है, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हमारा प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व महासागर दिवस है 8 जून को मनाया जाता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8 जून। जो 16 सितंबर है इस दिन हम ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों, इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। और जो 22 मार्च है इस दिन हम जल दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। हमने इसमें एनसीईआरटी से संबंधित हम इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य फोकस है वो केवल एनसीईआरटी से जो प्रश्न बन रहे हैं हम केवल उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर हम व्याख्या करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें मुख्य रूप से एनसीईआरटी से जो प्रश्न बन सकते हैं हमने केवल उसी पर ही मुख्य रूप से फोकस किया है। आगे प्रश्न है हमारा, पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान डैश में वर्णित है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में। यानी जो पंक्ति है पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान, ये कहाँ पर वर्णित है? तो ये वर्णित है आपके अथर्ववेद में। उत्तर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान, ये अथर्ववेद में संकलित है। और ये किसमें? भूमि सूक्त, यानी अथर्ववेद का जो चैप्टर भूमि सूक्त है इसमें इसको संकलित किया गया है। आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से स्थल रूप के प्रकार हैं। यानी जो स्थल रूप है, स्थल रूप को हम लैंड फॉर्म कहते हैं, लैंड फॉर्म कहते हैं। एक इसके कितने प्रकार हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थल रूप 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। स्थल रूप को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, पर्वत, पठार और मैदान। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी जो लैंडफॉर्म है यानी स्थल रूप हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान। तो उत्तर हमारा यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कम ऊंचाई गोल आकार शीर्ष डैश कहलाते हैं। यानी कम ऊंचाई गोल आकार वाले जो शीर्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिनकी ऊंचाई कम हो और उनका जो शीर्ष है वो गोल आकार का हो, क्या कहलाता है? पहाड़ी, मैदान, पठार और पर्वत। तो जिसकी ऊंचाई कम हो जाती है और उनका जो शीर्ष है वो क्या होता है? गोल आकार का हो जाता है, उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तर हमारा यहाँ पर पहाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्षण
के डैश रूप हो सकते हैं। वर्षण यानी वर्षा, वर्षण यानी वर्षा यानी कि प्रेसिपिटेशन, जिसे हम इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, यानी कि वर्षा की बात करें तो वर्षा, हम लोगों के यहाँ जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से वर्षा यानी बारिश यानी जल की बूंदों के रूप में होती है। लेकिन जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पे वर्षा हिमपात के रूप में होती है। और बहुत सारे प्लेस पे वर्षा ओले गिरना यानी ओले के रूप में होती हैं। तो वर्षा, हिमपात और ओले ये सारे वर्षण यानी वर्षा के रूप हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा ऐसा नहीं है कि केवल जल की बूंदों के रूप में होता है। वर्षा जो हिमपात है, ओले गिरना, इन सभी के रूप में होते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि वर्षा, हिमपात और ओले गिरना सभी वर्षण के सामान्य रूप हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कंचनजंगा पर्वत है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एवरेस्ट, जो एवरेस्ट गिरिश्रृंग यानी जो एवरेस्ट चोटी है, नेपाल तथा तिब्बत के बीच में स्थित है। ये भी प्रश्न में आ सकता है कि एवरेस्ट चोटी किसके किसके बीच में स्थित है? तो ये जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। कंचनजंगा भारत की बात करें तो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच स्थित है। जो कंचनजंगा है भारत के सिक्किम राज्य की बात कर रहा है, तो यानी कि कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो सबसे ऊंची चोटियां यानी शिखर हैं। तो ये भी प्रश्न में आएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो जो ऊंची चोटियां हैं वो है एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये हिमालय पर्वत की दो मुख्य ऊंची चोटियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है, अनाईमुदी को केरल में किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो अनाईमुदी पर्वत है, अनाईमुदी पर्वत जो दक्षिण अफ्रीका का क्या है? दक्षिण भारत का, अफ्रीका नहीं दोस्तों, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसे हम अनाईमुदी के नाम से जानते हैं और ये केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? केरल में स्थित है। इसे केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में इसे अनाई शिखर, अनाईमुदी पर्वत को केरल में अनाई शिखर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर विकल्प 2 होगा। तो इसको हम क्या, केरल में हम लोग तो अनाईमुदी कहते हैं इसे, लेकिन केरल में इसे अनाई शिखर के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न नहीं है दोस्तों, मैंने कुछ जानकारी के लिए इसको शामिल कर लिया है। मांस, जब हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन और मांस, तो मांस क्या है? मांस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित होता है, यानी कि ये फूल रहित, इसमें फूल और जड़ नहीं होते, फूल और जड़ नहीं होते, फूलों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति है। तो मांस क्या है? एक वनस्पति है जिसमें फूल और जड़ यानी ये नहीं होते हैं। ठीक है, जो बहुधा मखमली आवरण की तरफ फैला होता है। तो इसमें वास्तविक जड़ से रहित होता है और ये छोटा हरा पौधा है, यानी कि इसमें फूल और जड़ नहीं है और ये हरे कलर का होता है, जिसे हम मांस कहते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में उगते हैं। तो ये कहाँ उगते हैं? जो टुंड्रा प्रदेश ऐसे हैं ना, ठंडे प्रदेशों में, वहाँ पर ये उगते हैं। आगे है लाइकेन, इसको भी हमने शामिल किया है। पौधे के समान जीव, यानी ये क्या है? एक जीव है, ये जीव है लेकिन ये पौधे के समान है, जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके होते हैं। तो जो लाइकेन हमें कहाँ मिलता है? चट्टान, दीवार या पेड़ों से चिपके मिलते हैं और पौधे के समान ये एक जीव है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइकेन की बात है, इसे भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है, कालिदासकृत डैश हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यानी कालिदास डैश कृत यानी कालिदास की जो कृति यानी रचना, इनकी जो रचना है, कौन सी ऐसी जो रचना है जो हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है? यानी कालिदास ने किस रचना को हिमालय की स्तुति यानी प्रशंसा से आरंभ किया है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका जो काव्य ग्रंथ है कुमार संभव, हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यानी कुमार संभव इन्होंने जब लिखा है तो इसमें इन्होंने सबसे पहले हिमालय की स्तुति की है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर कुमार संभव हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर, विंध्याचल, सतपुड़ा या फिर कैमूर की पहाड़ी। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर गंगा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी और जानकारी हमें मिलेगी। जो गंगा, भारतीय नदियों में गंगा विशालतम है, यानी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, हम लोग जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंजेज, अंग्रेजी भाषा में इसे गैंजेज भी कहते हैं। 2500 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक है दोस्तों, इसमें मिलने वाली जो नदियां हैं जैसे यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। यमुना और घाघरा का जो उद्गम स्थान है वो भी कहाँ है? यमुना और घाघरा, इन दोनों का जो उद्गम स्थान है वो भी हिमालय है।
सोन गंगा के मैदान में के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखला से निकलता है। यानी जो सोन नदी का उद्गम स्थान है वो विंध्याचल विंध्याचल है, और जो सोन नदी है वो गंगा में यानी दक्षिण की तरफ से मिलती है। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ से मिलने वाली जो नदी है सोन नदी है, और जो इसका उद्गम स्थान है सोन नदी का यह है विंध्याचल। ठीक है, तो विंध्याचल की श्रृंखलाओं से सोन नदी का उद्गम होता है। आगे प्रश्न है हमारा, बछेंद्री पाल को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 यानी 1984 में इन्होंने हिमालय पर्वत को फतह किया था, एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया था, और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1984 में यानी 1984 में जब इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तभी इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और जो पद्म भूषण अवार्ड है, प्रश्न में हमारा पद्म भूषण बताना है, तो जो बछेंद्री पाल जी हैं इनको भारत सरकार द्वारा जो पद्म भूषण है वो इनको 2019 यानी 2019 में दिया गया, तो उत्तर हमारा यहाँ पर 2019 हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतह डैश वर्ष में किया था? यानी जो अरुणिमा सिन्हा है इन्होंने एवरेस्ट का फतह किस वर्ष किया था? 2013, 15, 84 या 12? तो यहाँ है कि बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो अरुणिमा सिन्हा है इनका जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग हुआ ये किसके अंडर? बछेंद्री पाल जी ने किया था। 2013 में इन्होंने एवरेस्ट चोटी पे चढ़ाई की थी। तो अरुणिमा सिन्हा ने जो एवरेस्ट फतह किया था वो 2013 में किया था। और भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या है, पद्मश्री भी दिया गया है। 2015 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनको जो पद्मश्री अवार्ड है 2013 में इन्होंने फतह किया है और 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तिब्बत के लोग हिमालय को किस नाम से पुकारते हैं? तिब्बत के जो लोग हैं वो हिमालय को किस नाम से पुकारते हैं? तो तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तिब्बत के जो लोग हैं हिमालय को चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी। जो चोमोलुंगा का अर्थ है, ये इसका जो अर्थ है ये है जगत जननी। यानी तिब्बत के लोग हिमालय को चोमालुंगमा कहते हैं, चोमा नहीं चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ जगत जननी होता है। और फिर आगे है कि नेपाल, जो नेपाल के वासी हैं इसे सागर माथा कहते हैं। जो नेपाल के वासी हैं सागर माथा कहते हैं, और सागर माथा का जो अर्थ होता है वो होता है आकाश की देवी। सागर माथा का तात्पर्य है दोस्तों आकाश की देवी। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि हिमालय एवरेस्ट इसका विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। अभी तक हम लोग जो प्रश्न पढ़ते थे उसमें 8,848 ज़्यादातर जगहों पे हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो अभी नई NCERT आई है, नई जो पुस्तक है, इसमें 8,849 मीटर यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो दोस्तों अगर इसके हिसाब से अगर उत्तर हमें देना होगा तो वहाँ पर उत्तर हमारा 8,849 मीटर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सही भी होगा क्योंकि NCERT की पुस्तक में शामिल है। आगे प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार, विश्व का जो सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, तो उदाहरण है तिब्बत। उत्तर है हमारा क्या कि तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है वो उत्तर होगा हमारा तिब्बत का पठार। आगे है हमारा, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत, तो कभी कभी हमारा यहाँ से भी प्रश्न आता है कि तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। औसत ऊंचाई भी प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है। तो 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है। यानी कि जो विश्व की छत है वो तिब्बत के पठार को ही कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर, औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर एक और क्या है, मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में एक है। जो हमारा भारत का जो दक्कन का पठार है वो भी प्राचीन पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना है। यानी दक्कन का पठार का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी, यानी ये जो पठार है वो ज्वालामुखी सक्रियता यानी ज्वालामुखी के उद्गम यानी सक्रियता के देन से बना हुआ है। तो कभी कभी पूछता है कि जो दक्कन का पठार है वो किस प्रकार का पठार है, तो ये एक ज्वालामुखी पठार है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। खनिजों का भंडार गृह, खनिजों का भंडार गृह डैश को कहा जाता है? पठार, पर्वत, महासागर और मैदान। तो क्या है, खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है किसे?
इस कारण पर्वत की तरह पठारों में भी खनिज प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो जो खनिजों का भंडार गृह है वो पठार को कहा जाता है। जैसे भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिजों से अति समृद्ध है। तो यानी इसका मतलब है कि पठार क्या होते हैं, खनिजों के भंडार होते हैं। पठारों में ज्वालामुखी क्रियाओं की सक्रियता से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी जो पठार होते हैं, पठार में वहाँ पे अगर ज्वालामुखी पठार है, यानी हम लोग जानते हैं जो हमारा दक्कन ट्रैप है, यानी जो दक्कन पठार है वहाँ पर काली मिट्टी यानी जो काली मृदा है वहाँ पर प्रचुरता पाई जाती है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो लावा है, लावा से जो मिट्टी बनते हैं वो क्या होती है, काली मिट्टी होती है। तो जो ज्वालामुखी पठार है वहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ होती है और ख़ास तौर से इसका प्रयोग कपास को उपजाने में किया जाता है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जो स्वर्ण रेखा नदी है यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी जो छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है। आगे हमारा प्रश्न और भी है यहाँ पर क्या, कि शरावती नदी पर जोग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, नह कालकई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जो नह कालकई जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। जो नह कालकई है ये हमारा यहाँ पर देखेंगे कि चेरापूंजी मेघालय के पठार में, हमें यह भी पता चल गया कि जो पठार है वो चेरापूंजी जो चेरापूंजी पठार है यानी मेघालय का पठार है, यहाँ पर नह कालिकई जलप्रपात स्थित है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा मेघालय में स्थित है क्या, नह कालकई जलप्रपात। और दूसरा उत्तर हमारा ये भी है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 340 मीटर है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है और कभी कभी जलप्रपात के क्या ऊंचाई के भी बारे में प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर अगर मेंशन है तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे कि जो नह कालकई जलप्रपात है इसकी ऊंचाई 340 मीटर। ऊंचाई कितनी दोस्तों इसकी, 340 मीटर है और ये मेघालय के पठार या फिर चेरापूंजी के पठार में स्थित है और ये राज्य कौन सा है, मेघालय है। मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं होती। यानी जो मैदान होते हैं इसकी जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से कितने मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं हो सकती इसकी, 150, 300, 450 और 200 मीटर। कौन सा है जिससे इससे ऊंचाई मैदान नहीं हो सकती, समुद्र तल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती, यानी इसकी अंतिम सीमा है, यानी इससे कम हो सकती है लेकिन 300 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, उत्तर हमारा 300 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर प्राचीन तमिल संगम कविता की टीनय मुल्लाई का संबंध किस दृश्य भूमि से है। यानी जो प्राचीन तमिल संगम कविता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 टीने की बात की गई है। यहाँ पर 5 टीने की बात की गई है, जो प्रत्येक अलग अलग जो टीने हैं वो एक दृश्य भूमि से संबंधित है। यानी कि जो जैसे लिखा है यहाँ पर कुरिंजी, जो कुरिंजी टीने हैं इसका संबंध पर्वतीय क्षेत्र से है। मुल्लाई जो प्रश्न में हमने शामिल किया इसको मुल्लाई, जो मुल्लाई और टीने हैं इसका संबंध घास के मैदान और वन से संबंधित है। जो मरुदम है, मरुदम का संबंध उपजाऊ कृषि की, ये 5 प्रश्न हमने एक प्रश्न को यहाँ शामिल किया है लेकिन इन 5 को हमें ध्यान में रखना होगा। कुरिंजी का संबंध पर्वतीय क्षेत्र से है, मुल्लाई का संबंध घास के मैदान और वन से है, मरुदम का संबंध उपजाऊ कृषि भूमि, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो उपजाऊ कृषि के मैदान है इसे मरुदम कहा गया है। इस तरह भी प्रश्न आ सकते हैं कि तमिल संगम कविता है उसमें उपजाऊ जो टीने हैं उसमें उपजाऊ कृषि के मैदान को क्या कहा गया है, तो मरुदम कहा गया है, या फिर घास के मैदान और वन को क्या कहा गया है, तो मुल्लाई कहा गया है। और यहाँ पे आगे है नेयदल, नेयदल का संबंध तटीय क्षेत्र से है, यानी तटीय क्षेत्र का संबंध, यानी इसको नेयदल कहा गया है, यानी इसका नाम नेयदल है। और शुष्क मरुस्थल जैसे जो प्रदेश हैं इसे पालय कहा गया है। तो ये सारे ही 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 का नाम और इससे संबंधित जो दृश्य भूमि है इसको हमें याद में रखना है। मुख्य जो व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय अगर हम ध्यान में रखें, नहीं भी रख सकते हैं, अगर इसको रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन दृश्य भूमि से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं।
या फिर ये भी हो सकता है कि जो मरुदम है इसका मुख्य व्यवसाय मरुदम का जो मुख्य व्यवसाय है किससे संबंधित है, ये कृषि से संबंधित है। जो मुल्लाई है इनका जो मुख्य व्यवसाय किससे संबंधित है, तो ये पशुपालन से संबंधित है। तो जो दृश्य भूमि है ये हमको पांचों याद रखना है। अगर आप मुख्य व्यवसाय को याद रखना चाहते हैं तो जो इसमें पशुपालन है और कृषि है इन्हें हम याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन निम्न के द्वारा किया जाता है। इसको हमने सबसे पहले ही, जो हमारा सबसे पहले स्लाइड था इसमें हमने देखा था कि पृथ्वी की यही स्लाइड है मेरा, ये हाँ ये भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों मृदा, पत्थर, पहाड़ी, पर्वत, नदी, महासागर एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम भूवैज्ञानिक कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर भूवैज्ञानी हो जाएगा। उत्तर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, भूवैज्ञानी। और इन सब के बारे में हम जानते हैं, जीवाश्म वैज्ञानिक जीवाश्म से संबंधित है, मानव विज्ञानी जो मानव इतिहास मानव संबंधित अध्ययन करते हैं, पुरातत्व विज्ञानी जो पुरातत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम कक्षा 6 के जो भूगोल से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। भूगोल से संबंधित जो सारे प्रश्न थे इसको हमने शामिल किया है। जो हमारा अगला क्लास होगा वो इतिहास का होगा, अगला क्लास हमारा इतिहास का होगा। इसी तरह हम कक्षा 6 से लेकर कोशिश करेंगे कि कक्षा 10 तक, 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक हैं उनमें जो भी प्रश्न बनने की संभावना है हम उन सभी को शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो इतिहास का होगा और ये कक्षा 6 का होगा। इसके बाद हम जब 6 का पूरी तरह से समाप्त करेंगे उसके बाद हम कक्षा 6 के बाद 7, 8, 9 इसी तरह हम कक्षा 10 तक सारे प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्लास पूरी तरह से समाप्त हुआ। आप सभी को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।